हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 1150 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को फ्रेंड्स, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट बना दिया है, उसे आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे थे कि जो पीडीएफ दिया है उसमें आपने आंसर की नहीं दी है, तो वो आपको हर पीडीएफ में आंसर की दी जाएगी, तो आप इसके लिए टेंशन ना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्तशासी संस्था है और रॉयल कमीशन कृषि रिपोर्ट के अनुसरण पर इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी आप ध्यान रखेंगे, 16 जुलाई 1929 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जरीब की शुरुआत किस शासक के शासनकाल के दौरान हुई। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप हो सकता है इसका आंसर गलत टिक करें, क्योंकि आपने सुना होगा शाहजहानी जरीब, इस वजह से आप इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी टिक करें। लेकिन सबसे पहले जो जरीब की शुरुआत किसने की थी आपको ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में गाँव की खेती की नपाई की अंतिम इकाई क्या होती है। दोस्तों, आपसे अंतिम इकाई पूछी, यानी कि सबसे छोटी इकाई पूछी है। तो सबसे छोटी इकाई इनमें क्या है, गज। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। एक गज में दोस्तों कितने फिट होते हैं आप एक ध्यान रखेंगे, एक गज में 3 फुट होते हैं, मान सकते हैं 36 इंच होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी हेक्टेयर, बीघा, बिस्सा, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं अगर आपको इन सब में प्रॉब्लम है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था। फ्रेंड्स, मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था, उदक भाग। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसे ये 1/3 भाग के रूप में लिया जाता था। इसकी जो दर थी कितनी थी, 1/3 भाग। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो आपसे पूछा जाए, जो मौर्य काल में भू राजस्व करता उसे हम क्या कहते थे, तो आप उसको ध्यान रखेंगे, उसे हम कहते थे बली। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सिंचाई कर को क्या कहते हैं, उदक भाग, और जो भू राजस्व करता उसे हम क्या कहते थे, बली। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्यों की अर्थव्यवस्था किन स्तंभों पर आश्रित थी। दोस्तों, जो मौर्य थे उनकी अर्थव्यवस्था किस पर आश्रित थी, तो कृषि पर भी थी, पशुपालन भी थी, उद्योग पर भी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और जो चौधरी चरण सिंह इनके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सघन कृषि विकास कार्यक्रम, इसे हम शॉर्ट में कहेंगे इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत कब हुई, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी आप ध्यान रखेंगे, 1964 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। और जो इसका मुख्य उद्देश्य था, ये क्यों लाया गया था, तो इसका जो था कृषि उत्पादन को बढ़ाना था, और इसकी शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, 3rd 5 ईयर्स प्लान में। तो आप इसको ध्यान रखें, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ। दोस्तों, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था, तो 18 नवंबर 2004 को। आप इसको ध्यान रखेंगे, 18 नवंबर 2004 को। फ्रेंड्स, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि प्रणाली को स्थिरता प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना तथा लागत को प्रतिस्पर्धा बनाना। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति के समय भारत के तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, हरित क्रांति के समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1966-67 में। और हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं भारत के अंदर, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। तो इसमें आपसे पूछा गया तत्कालीन कृषि खाद्य मंत्री कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा CSRI गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ उपस्थित है। दोस्तों गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। और कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तिरुचि में। इसी को हम कहते हैं तिरुचिरापल्ली। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है? चिकमंगलूर में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी हैसरघट्टा में राष्ट्रीय केंद्रीय प्रजनन केंद्र है, तो आप इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर 1960 में पंतनगर में किया गया था। लेकिन अब ये पंतनगर किसका भाग है? उत्तराखंड का। क्योंकि आप सब जानते हैं उत्तराखंड यूपी से अलग हो चुका है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास का तात्पर्य है। तो ग्रामीण विकास का क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न वाले ऑप्शन लग सकते हैं। तो इसमें दे रखा है कृषि का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ, ग्रामीण लोगों के बीच कृषि प्रसार। तो ये सब गलत हैं। जो हमारा ऑप्शन सही है, सब कुछ जो ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता हो। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको ट्रिकी लगेंगे। तो ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है, तो संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थानों में 1/3 स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षण देकर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। महिलाओं को कितना आरक्षण है? 33% का, या फिर कह सकते हैं 1/3 का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है। कौन करता था? पहले करता था, अब भी शायद होता होगा कहीं। लेकिन कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कौन करता है? ग्रामीण महाजन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये ग्रामीण महाजन किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध करा देते थे बिना किसी कागजात के, और बहुत जल्दी मिल जाता था। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है। तो ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई क्या है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जो क्या होती है? गांव। तो ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई क्या है? गांव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव समाज एवं पशु समाज की मध्य श्रेणी इनमें से कौन सी है। तो मानव समाज और पशु समाज के जो मध्य में श्रेणी आती है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए? जैविक श्रेणी भी कहेंगे और सामाजिक सांस्कृतिक भी कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। नौकरी नहीं है, गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी ये प्रमुख नहीं है, मजदूरी प्रमुख नहीं है। प्रमुख क्या है? कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन। तो ये क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है। दोस्तों ग्रामीण ग्राम में भू प्रबंधन समिति होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है ग्राम प्रधान। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? पुरोहित करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों पुरोहित वो प्रधान याजक है जो राजा या किसी यजमान या अगुआ के बनकर यज्ञ आदि का कार्यक्रम करता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रमों में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। दोस्तों हरित क्रांति की इनमें से कब शुरुआत की गई थी? तो आप ध्यान रखेंगे 1966-67 में। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1966। दोस्तों जो विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत के अंदर किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः। दोस्तों भारतीय समाज को मुख्यतः किस समाज में बांटा जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना है जनजातीय समाज और कृषक समाज में।
ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, तो किसके अंतर्गत किया जाता है? ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत। इजी क्वेश्चन है, आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण है। दोस्तों सबसे प्रमुख इनमें आपसे कारण पूछा गया है, तो इनमें सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे, सरकार द्वारा जो नियोजित योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर बचत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये सब इससे क्या हो रहा है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेज़ी के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है? दोस्तों ये किस रिपोर्ट में कहा गया था? आप इसको ध्यान रखेंगे, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में कहा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अशोक मेहता समिति कब बनी थी? 1977 में। और इन्होंने ग्राम पंचायत का जो शासन था उसे द्विस्तरीय करने की बात कही थी। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की सिफारिश की थी। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? दोस्तों केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार का एक संकल्प के माध्यम से वर्ष 1953 में की गई। कब की गई? 1953 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। और जो इसका मुख्य उद्देश्य था, आप ध्यान रखेंगे, स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देना, महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु संगठनों की तकनीकी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। तो ये सब उसके उद्देश्य आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समाज कल्याण बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों जो समाज कल्याण बोर्ड बना था, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आप ध्यान रखेंगे, दुर्गाबाई देशमुख। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं? तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, भारत की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 121 करोड़। तो इसमें से मान सकते हैं लगभग 83.3 करोड़ लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में। अगर इसे हम प्रतिशत में निकालें तो ये लगभग 68.8% हो जाता है। तो आप मान सकते हैं लगभग 70% के कहाँ रहते हैं? गाँवों के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? तो इजी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा व्यावसायिक स्तर पर कौन सी क्रिया प्रचलित है? कृषि। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण समाज की संरचना में किसे एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है? दोस्तों किसे माना जाता है? तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसमें हम नातेदारी, विवाह, परिवार तीनों को मान सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक संरचना के व्यवस्थित स्वरूपों में किसे शामिल किया जाता है? दोस्तों इनमें से किसे शामिल किया जाता है? सामाजिक प्रतिमान को किया जाता है, सामाजिक समितियों को किया जाता है और सामाजिक मूल्य को भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामूहिक जीवन का प्रथम पालना किसे माना जाता है? दोस्तों सामूहिक जीवन का प्रथम पालना ग्रामीण परिवेश को माना जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रामीण परिवेश। फ्रेंड्स अमेरिकी समाजशास्त्री थे रॉबर्ट ई पार्क, जिन्होंने इस शब्द की खोज की थी, मतलब इस शब्द को यूज़ किया था। आप इसको ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता पाई जाती है? दोस्तों आप सब जानते होंगे ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवार मूलतः पाए जाते हैं? संयुक्त परिवार। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी थी? दोस्तों किस विद्वान ने दी थी? तो आप ध्यान रखेंगे, ये दी थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखें, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने का कारण है? तो ग्रामीण समाज में जो आप सब जानते हैं शिक्षा का अभाव होता है। तो इसमें क्या कारण है? सबसे पहले परंपरा, प्रथा और भागबाध्यता या रूढ़िवादी होते हैं ग्रामीण लोग। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने के कारण। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ग्रामीण समाज प्रकृति के समीप होता है, उसके पीछे किन कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है? तो प्रकृति के निकट होने के कारण प्रमुख कारण कृषि, मत्स्य पालन, भोजन संग्रहण। तो ये सब क्या है? ग्रामीण समाज की प्रकृति के नज़दीक होने के। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता के ह्रास होने का मुख्य कारण है। तो इसमें आपको बताना है क्या कारण है। दोस्तों, इनमें जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो इसमें से इस वजह से भी आत्मनिर्भरता के ह्रास हो रहे हैं, नागरीकरण हो रहा है, लोग नगरों की ओर बढ़ रहे हैं, औद्योगिकरण हो रहा है। तो ये सब इसके कारण है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र प्रणाली में परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। दोस्तों, इनमें आपको बताना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो नेत्र प्रणाली है उसके परिवर्तन के कारण क्या है। तो सबसे पहला है पंचायती राज की स्थापना की गई है, जिससे बहुत सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आर्थिक संरचना में परिवर्तन हुआ है, मताधिकार संरचना में परिवर्तन हुआ है। तो ये सब क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में नेत्र प्रणाली के परिवर्तन के मुख्य कारण। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या का घनत्व का मूल कारण क्या है? दोस्तों, क्या कारण है? ग्रामीण पिछड़ापन होता है, नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है, और नगरीय क्षेत्रों में सीमित भूभाग होता है। तो इस वजह से क्या होता है? नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है? जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगरीय समाज में अंधविश्वास की कमी पाई जाती है, क्योंकि तो नगरीय समाज में अंधविश्वास की कमी क्यों पाई जाती है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है, ये बात सही है। सामुदायिक जीवन अधिक व्यस्त होता है, शिक्षा का अधिक विस्तार हुआ होता है, इस वजह से अंधविश्वास यहाँ पर नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शहरी समुदाय में एकांकी परिवार के बाहुल्य का मुख्य कारण क्या है? तो आपको बताना है, शहरी समुदाय में एकांकी परिवार का जो कारण है, मुख्य कारण आपसे पूछा गया है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा। तो इस वजह से क्या होता है? एकांकी परिवार होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरी समुदाय में सांस्कृतिक भिन्नता का मूल कारण क्या है? दोस्तों, शहरी समुदाय में सांस्कृतिक भिन्नता का मूल कारण क्या है? तो विभिन्न सांस्कृतिक बहुलता, क्योंकि शहर में बहुत अलग अलग संस्कृति के लोग आकर बस जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ की संस्कृति में भिन्नता पाई जाती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरी समुदाय में वर्ग अतिवाद का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, शहरी समुदाय में वर्ग अतिवाद का मुख्य कारण क्या है? तो आपको बताना है, सबसे प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगरीय समुदायों में सदस्यों के मध्य किस प्रकार के संबंधों की प्रधान होता है? तो नगरीय समुदाय में सदस्यों के मध्य कैसा संबंध होता है? औपचारिक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? दोस्तों, परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आपको ध्यान रखना है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत कब हुई थी? आप ध्यान रखेंगे 2015-16 में। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये थे ग्राम समाज एवं विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है, तो आप मेरी मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ इसकी लास्ट में आंसर की दे रखी है। अब आपको ये PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।